मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य पर। आप लोग म्यूट हो जाइए प्लीज़। और इस पे मैं चर्चा कल की जो क्लास हुई थी यूनिट नंबर 9 पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था। और साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में बात किया था। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, देन उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, ST/SC अधिनियम जो है ये कब लाया गया था, तो 1989 में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। संशोधन कब हुआ था, 2015 में। और एक संशोधन हुआ था 2018 में। ठीक है, संशोधन को लेकर 2015 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु ध्यान रखिएगा SC/ST अधिनियम जो है अत्याचार निवारण अधिनियम, ये याद रखिएगा संशोधन में 2018, ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि SC/ST अत्याचार निवारण नियम के बारे में, तो ये याद रखिएगा कि 1995, ठीक है, सन 1995 कुल सूचीबद्ध अपराध कितने बताए गए हैं, तो 22 बताए गए हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। SC/ST एक्ट अधिनियम संख्यांक की अगर बात कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो 33 आप लोग ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जो संख्यांक लिखा हुआ है। ठीक है, जो संख्यांक लिखा हुआ है ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, इस अधिनियम में कुल टोटल 23 धाराएं बताई गई हैं, 5 अध्याय बताए गए हैं। ठीक है, और यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 40वें वर्ष अधिनियमित किया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और देन अगर मैं आप लोगों से बात करूं धारा नंबर 23 में, यानी 23 धारा क्या बताती है आपसे, कहती है कि अधीन केंद्र सरकार का नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है और उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम सन 1995 में बनाया। और इन नियमों का कुल संख्या जो बताई गई है कुल 18 बताई गई है, यानी 18 बताई गई है। इस चीज़ का आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं इसके लक्ष्य को लेकर, तो थोड़ा सा लक्ष्य भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके लक्ष्य होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 17 क्या बताता है, अस्पृश्यता का अंत बताता है अनुच्छेद 17 में। और SC/ST समाज पर होने वाला अत्याचारों को समाप्त कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये एक प्रकार का जो SC/ST एक्ट है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का, ये कहता है कि अत्याचार को समाप्त करना है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ये भी एक प्रकार का इसका लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर कहता है कि अपराध से पीड़ित व्यक्ति को राहत, पुनर्वास, न्याय और अन्य सुविधा प्रोवाइड, एक प्रकार से सुविधा प्रदान करवाना, या आप ये कह लीजिए कि सामाजिक समानता और समरसता के साथ साथ शोषित वर्ग को सशक्तिकरण करना, या सशक्तिकरण के रूप में उनको बढ़ावा देना, समाज में उनको जो है एक प्रकार से पुनर्वासित करना और उनकी समस्या का समाधान करना। इस तरीके का जो है SC/ST एक्ट सन 1989 में इसको लाया गया था। इस तरीके का लक्ष्य जो है रखा गया है इसमें। इस चीज़ का आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। अब मैंने वन लीनियर में थोड़ा सा क्वेश्चन लिया है, अभी इसके बाद मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है वन लीनियर में क्या आपसे बताया जा रहा है कि संविधान सभा के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद के बारे में बात हुई है तो 342 यानी 342 याद रखेंगे ये। आगे अगर दूसरा प्रश्न अगर आप लोगों से पूछ लेता है एग्जाम में, कहता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 341 यानी 341 341 अनुच्छेद में जो है अनुसूचित जाति का वर्णन किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो सद्भावपूर्ण तरीके से की गई कार्यवाही जो SC/ST अधिनियम के अधीन रहकर की गई या की गई हो या उसके संरक्षण को किस धारा में वर्णित करता है, तो आप लोग बताना कि धारा नंबर 22। तो ये चीज़ ध्यान रखते रहिएगा साथ साथ में कि कौन सी धारा चल रही है, कौन कौन से अनुच्छेद भी चलाए जा रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को खासकर आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, कि किस धारा में, ठीक है, SC/ST अधिनियम
शासन कर्तव्य वर्णित किया गया है तो धारा 21 में किया गया है। अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में धारा 21 ज़रूर मिलेगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है SC/ST अधिनियम में उससे संबंधित नियम बनाने का, ठीक है, अधिकार किसके पास है? अधिकार किसके पास है? तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ये केंद्र शासन के पास है अधिकार, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपके सामने, वन लीनियर में है। और आगे अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध किस अपराध के लिए अधिकतम सजा कितनी निर्धारित की गई है? यह क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 6 है। और आप ध्यान रखना इसका उत्तर जो होगा मृत्युदंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध के लिए अधिकतम सजा जो निर्धारित की गई है वो निर्धारित की गई है मृत्युदंड, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें, सर कोई ज्वाइन का मैसेज कर रहा है, सर कोई ज्वाइन करने की बोल रहा। ओके, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे बताता है वो कहता है कि धारा 3 में वर्णित अपराध के लिए कम से कम कितने समय की सज़ा मिल सकती है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये यहाँ पे जो उत्तर होगा वो 6 माह का होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कम से कम बताया गया है धारा नंबर 3 में 6 माह का, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर, और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा SC/ST एक्ट को स्वीकृति कब प्रदान की गई है? तो ऐसे में इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 11 सितंबर 1989। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा SC/ST एक्ट को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो 11 सितंबर 1989 या 1989 कहेंगे। SC/ST एक्ट कब लागू किया गया है पूर्ण रूप से? ये कल वाली क्लास में भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा भी है, 30 जनवरी 1990 में, यानी 1990 में। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं तो एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1989 का क्रमांक क्या होगा? ऐसे प्रश्न बनेगा। तो यही मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, 33 संख्यांक के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। सर क्रमांक का मतलब क्या होता है? संख्यांक मतलब एक प्रकार से क्रमक अकॉर्डिंग बात की गई है इस अधिनियम में। और कुल टोटल 33, किसी किसी में 54 होते हैं, किसी किसी में 54 होता है। जैसे धाराएं बनती है, धारा बन गई 17 हो गई धाराएं, अध्याय 5 हो गया, उसी तरीके से क्रमांक होते हैं 33, ठीक है। तो इसमें 33 क्रमांक होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, तो क्वेश्चन 11 आपसे कहता है कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति दोबारा अपराध करता है तो न्यूनतम सज़ा क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा 12 माह की होगी, ठीक है। न्यूनतम सज़ा कितनी की बात की जाएगी? 12। और धारा 3 में कितनी सज़ा बात की गई है? तो आप लोग बताना, 6 माह के बारे में चर्चा किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है SC/ST एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय का स्थापना कौन करता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार के द्वारा विशेष न्यायालय की स्थापना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करते हैं तो हमारे सामने 13 है SC/ST जो है SC/ST के सदस्य के द्वारा उपयोग किए जा रहे किसी जलाशय के पानी को दूषित करने के या करने वाले व्यक्ति को कितना दंड किया जाएगा या दंड मिल सकता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 5 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दोनों के दोनों यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, और ये आपसे बताता है अत्याचार निवारण के लिए राज्य शासन निषेध न्यायालय का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, और ये बताता है आपको धारा 14 यानी 14, धारा 14 में मैंने उसी धारा के लिया है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि छुआछूत के आधार पर अस्पताल आदि में व्यक्तियों के प्रवेश, ठीक है जी जी। जलाशय वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा समझा दीजिए, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए 5 साल की सजा किसको होगी? अगर जनरल ओबीसी के व्यक्ति को 5 साल की सजा। देखिए एक मिनट सुनिए, एक्ट लगेगा जिस पे जो SC/ST एक्ट कायम होगा उस पर आजीवन कारावास होगा सर। मे भी ऐसा लग मेरे को, आप देख ले सर। नहीं, जो अगर झूठी गवाही देते अभी सर ने बोला कोई बात नहीं, आप लोग अब प्रदीप जी सही बोल रहे हैं।
एक मिनट होल्ड रखिए आप सभी लोग। चले थोड़ा सा तीव्र गति से करें। अभी मेरे पास 100 क्वेश्चंस और भी हैं, है ना, और भी क्वेश्चंस करने हैं हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने चर्चा जो किया सही किया है, ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय दूंगा, ठीक है ना। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्वेश्चन नंबर 8 है। सतेंद्र जी जवाब दीजिएगा और आप सभी लोग जवाब दीजिएगा कि निवारण अधिनियम 1989 के अधीन मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। बताइए जरा, धारा 3 का 1 में है, धारा 3 का 2 के 1 में है, कि धारा 3 2 के में है, कि इनमें से किसी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होना चाहिए? 3 2 1 में है, यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। वेरी गुड। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कहता है कि कोई भी, ध्यान सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है, वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को दोष सिद्धि कराने के उद्देश्य से मृत्युदंड एवं दंडनीय अपराध के लिए झूठी गवाही देगा। जैसे अभी सतेंद्र जी ने बोला है, तो जिसके फलस्वरूप उसे फांसी दी जाती है तो वह दंडनीय होगा कि नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आप जरा मुझे बताइए कि आजीवन कारावास होगा, मृत्युदंड होगा, कि 10 वर्ष तक का कारावास होगा, कि 7 वर्ष का कारावास होगा। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 9 का मृत्युदंड। वेरी गुड, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा मृत्युदंड वाला। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर जो है 10 हमारे सामने है, और 10 अगर हम पढ़ते हैं तो ये प्रश्न है हमारे सामने कि का जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं, खा को जो अनुसूचित जाति का सदस्य है बेगार करने के लिए विवश करता है, वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किस कारावास से दंडित किया जा सकेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने। न्यूनतम 6 वर्ष का कारावास हो, या जो 3 वर्ष तक का भी हो सकेगा या हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि न्यूनतम 6 माह का कारावास 5 वर्ष तक का भी हो सकेगा। ऑप्शन थर्ड कहता है कि न्यूनतम 6 माह का कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा। ऑप्शन 4 कहता है कि न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास जो 7 वर्ष का हो सकेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब अगर आप लोग कोई अगर बता रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है सेकंड वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, न्यूनतम 6 माह का कारावास जो 5 वर्ष तक का भी हो सकेगा। तो इस चीज़ का आप खास कर ध्यान रखिएगा, जहाँ पे का जो अनुसूचित जाति का सदस्य ही नहीं है, खा जो है एक प्रकार का सदस्य है, बेगार करने के लिए विवश भी किया जाता है। इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति क्रियाविधि करता है और उसमें जो कारावास से दंडित प्रावधान के बारे में जिक्र किया गया है, तो न्यूनतम 6 माह का कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभी जो देखा है, ये आप लोगों ने देखा है SC/ST एक्ट 1989 से संबंध में वन लीनियर में क्वेश्चन देखा है, 30 क्वेश्चंस। फिर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो प्रश्न है आप सभी के सामने दिव्यांगता से, और आप लोग के मैंने जो है लगभग करवा रखा है 200 तक क्वेश्चंस करवा रखा है, जिससे कि मैंने PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों को PDF भी उसका प्रोवाइड कर चुका हूँ, है ना। बताइए जरा एक बार, प्रोवाइड है कि नहीं PDF? यस सर। हाँ, और वीडियो, हाँ वीडियो भी मैंने आप लोगों को दे दिया है, उसको आप लोग एक बार देख लेना। और इसके आगे मैंने 200 से लेके 300 तक के क्वेश्चंस लिए हैं। थोड़ा सा आप लोग ऐसे प्रश्नों पर भी विचार कर लीजिए। आज DSSB, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि DSSB के बच्चों का जो है एग्ज़ाम का जो है आज रिज़ल्ट आया है। मेरे यहाँ से लगभग 4 बच्चों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गया है, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है 4 बच्चों का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी तैयारी करते रहिए अच्छे से। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आप सभी लोग, उतना ही आप सबको फ़ायदा होगा। ठीक है, बधाई हो सर आपको बहुत बहुत। चलिए, थैंक यू। ठीक है, तो आज मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी है कि बच्चों ने एग्ज़ाम को क्रैक किया है, वो भी गवर्नमेंट जॉब की 2022 में उनको मिल गई है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और डिसेबिलिटी पर, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 से संबंधित कुछ प्रश्न है। 201 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा को अधिकार आधारित मॉडल क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका है समान अवसर,
ऑप्शन बी है पूर्ण भागीदारी, ऑप्शन सी है अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है डी PDF? डी 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 ओके, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। उपर्युक्त सभी के सभी यहाँ पे करेक्ट जवाब हैं, ठीक है, सभी के सभी करेक्ट जवाब है समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर अगर हम लेते हैं 202 के नंबर का, 202 हमारे सामने प्रश्न ये है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है तब उसे हम क्या कहेंगे, तब हम उसे क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है। जरा मुझे बताइए, क्षति कहेंगे, अक्षमता कहेंगे, दिव्यांगता कहेंगे, उपर्युक्त सभी कहेंगे, क्या बोलेंगे जब उसे शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो उसको हम लोग बोलेंगे क्षति बोलेंगे, नहीं क्षति बोलेंगे। जब शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बात WHO ने कहा है, ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट कहते हैं, क्षति कहते हैं। क्षति के बाद अक्षमता आता है, अक्षमता के बाद दिव्यांगता आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, WHO का ये कोटेशन है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रसव पूर्व, जैसे कि कल मैंने मेडिकल सोशल वर्क की जब मैं क्लास ले रहा था तो वहाँ पे बात कर रहा था इसके बारे में थोड़ा सा, तो ज़रा मुझे बताएं प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान, ठीक है, और प्रसव के बाद का कारण क्या हो सकता है? क्या वंशानुगत कारण भी होगा, पर्यावरणीय कारण होगा, कि चपापई कारण होगा, कि उपर्युक्त सभी होगा? ज़रा मुझे बताएं ये तीनों में। समझ रहे हैं ये प्रश्न? अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, सभी सभी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 की बात कर रहे हैं कि प्रसव के पूर्व में, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद में, तो यहाँ पे एक अहम भूमिका क्वेश्चन नंबर 203 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट माना जाएगा। डी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। 203 का सही जवाब जो होगा वो डी करेक्ट माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दृष्टिबाधिता का परिभाषा किया गया है या परिभाषित किया गया है। ये क्वेश्चन है आपके सामने 204 नंबर का। तो ज़रा मुझे बताएं इसमें से कौन सा सही जवाब होना चाहिए? पूर्ण दृष्टि का पूर्ण अभाव है पहले ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में है कि सर्वोत्तम संभव सुधार में पश्चात बेहतर आँख की दृष्टि तीक्ष्णता 3 से 60 सेलेना से कम, और ऑप्शन में यहाँ पे आ और बा दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ और बा दोनों के दोनों करेक्ट जवाब सही हैं इसके, जो कि RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत दृष्टिहीनता को इस तरीके से परिभाषित किया है। सेनेला चार्ट जानते हैं आप सभी लोग? पहले एक बड़ा सा अक्षर होता है, फिर 2 छोटे छोटे होते हैं, फिर 3 इससे छोटे होते हैं। इस कॉलम दिया जाता है। हाँ, और जिसकी दृष्टि और निकट दृष्टि होती है ना सर, तो मेडिकल बोर्ड उससे टेस्ट करवाता है। बताइए हाँ, ये पहले ये बताइए झूठी, हाँ पहले ये बड़ी देता है फिर उससे झूठी। हाँ सर इसमें कल कोई एक सवाल पूछा था 40% दिव्यांगता हियरिंग इम्पेयरमेंट, कौन है सर वो? 40% दिव्यांगता, ये कल कुछ पूछ रहे थे ना हियरिंग इम्पेयर्ड वाले। हाँ कौन पूछ रहा था? क्या सर लोकेंद्र सर का है क्वेश्चन? हाँ क्या लोकेंद्र है, सुन रहे हैं क्या? हाँ सर बोलिए। हाँ हेलो। ये है। हाँ मैंने अभी एक नियम पढ़ा था। बताएं। यस सर। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 205 का है कि दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान की प्रकृति से संबंधित है? ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा है, मूल्य मीमांसा है, उपर्युक्त में से सभी है। दर्शन का कौन सी शाखा जो ज्ञान की प्रकृति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 205 है हमारे सामने। इसका सही जवाब ज्ञान मीमांसा से होगा। ऑप्शन पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, ज्ञान मीमांसा से होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 नंबर का है कि यदि कोई विद्यार्थी 15 से 51 यानी 15 से 51 समझता है, जैसे मैंने कल अभी आपको बताया भी था, ठीक है, ये जिसको लिखने में दिक्कत हो जाती है और यहाँ पे समझता है, तो वह किससे संबंधित होगा? विजुअल दृष्टिबाधित उसके अंदर है, कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट है? 206 का सही जवाब बताइए जरा आप सभी लोग। ये बहुत सरल जवाब होना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
बी वाला। लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्फेजिया, अफेजिया, इस तरीके की बीमारी जो है विद्यार्थी में देखने को हमें मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो है इसके बारे में परिचर्चा किया गया है कि भाई इसके बारे में कि क्या क्या डिसेबिलिटियाँ हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उसके टाइप के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, अगर 15 का 51 समझता है तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत है। याद रखिएगा, ये डिसकैलकुलिया होता है, इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एलपीटी का पूर्ण नाम। तो एलपीटी का अगर हम पूर्ण नाम के बारे में बात करें तो आप ज़रा मुझे बताएं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। एलपीटी का पूरा नाम, एलपीटी का पूरा नाम बताएं एक बार मुझे। लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट इज़ द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट इसको पूरा नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पर ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित? ये लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट जो है आपका जिसमें स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो बताया गया है उसके लिए पढ़ाने के लिए एक प्रकार से ये टेस्ट है, ठीक है, एक प्रकार का ये टेस्ट है। इस टेस्ट को हम यूज करते हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है। ये Yes, sir. हाँ लैंग्वेज से है। आगे हम बात करते हैं विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है। और मैंने एक वीडियो बना रखा है हियरिंग इम्पेयरमेंट से लेकर जनवरी से लेकर दिसंबर तक में जितने टाइप की दिवस पाए जाते हैं डिसेबिलिटी में, उसके बारे में चर्चा अलग से एक वीडियो बना के किया है, ठीक है। तो श्रवण दिवस कब मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। 4 अप्रैल को मनाया जाता है हियरिंग आप डे कह सकते हैं, वर्ल्ड हियरिंग डे के बारे में अगर बात होती है 4 अप्रैल को। अभी कल 4 जनवरी थी, आप लोगों को पता होगा अच्छे तरीके से। 4 जनवरी को कौन दिवस मनाया गया था? ब्रेल दिवस, हाँ ब्रेल लिपि दिवस मनाया गया था। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 209 के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 209 है कि प्रयोजनवादी किस प्रकार की अनुशासन पर बल देता है। आप बताइए जरा, दमनात्मक पर बल देता है, प्रभावी पर, कि मुक्तात्मक पर जिसको हम फ्री बोलते हैं, स्वानुशासन पर। तो यहाँ पे जो प्रयोजनवादी है ना, इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो आपका होगा स्वानुशासन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इस पे बल देता है, ठीक है। सेल्फ जो है एक प्रकार से डिसिप्लिन पर ये बल देता है प्रयोजनवादी, ठीक है, अनुशासन पर बल देता है। बात करते हैं 210 पर। बौद्ध दर्शन के अनुसार मूल्य मीमांसा क्या होता है। तो बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, जो मूल्य मीमांसा होता है वो होता है आपका आचार्य आर्य सत्य होगा, अष्टांग मार्ग भी होगा, और अगर हम बात करें त्रित्रम भी होगा, उपर्युक्त सभी होगा। यहाँ पे जो 4 वाला ऑप्शन था मूल्य मीमांसा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा 210 का। क्वेश्चन हमारे सामने 211 है। चलन या हड्डी रोग क्षति के कारण हो सकता है। कौन सा? जन्मजात कारण, अर्जित कारण, वंशानुगत कारण या उपर्युक्त सभी। तो 211 का सही जवाब अगर कोई है इस प्रश्न का तो जन्मजात भी हो सकता है, अर्जित भी हो सकता है, वंशानुकारण भी हो सकता है, उपर्युक्त सभी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 212 के बारे में, तो अच्छा आप सभी लोगों को बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आरपीडब्ल्यूडी के ही हैं, सारे के सारे डिसेबिलिटी के ही प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। बीटीई रिलेटेड किससे है आप ज़रा मुझे बताएं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सी बता रहे हैं आप, तो 212 का करेक्ट जवाब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल IBTE की बात हम कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल हियरिंग एड के अकॉर्डिंग बात किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। IB लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक है, IB करना चाहिए था, ठीक है, IB या BTE होगा, नहीं BTE होगा, BTE होगा, आई नहीं है, BTE होगा, हाँ BTE होगा। BTE का इंडिविजुअल हियरिंग एड रिलेट, अच्छा मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ आपको, सॉरी। तो यहाँ पे BTE जो संबंध है वो किससे होगा, तो ये इंडिविजुअल हियरिंग एड से होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी बी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा का जी बीटीई का फुल फॉर्म
BTE का फुल फॉर्म जो है अभी मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हियरिंग इम्पेयरमेंट से संबंधित है, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट से संबंधित है, कर्ड से संबंधित है, ठीक है। बोन टेस्ट करके होगा कोई, मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। क्लास समाप्त होने के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसको मैसेज छोड़ दूंगा, ठीक है ना। कोई बोन है, ठीक है, उसी का टेस्ट है। आगे अगर हम बात करते हैं 213 के बारे में, तो 213 आपका है कि शिक्षा में जो है प्रकृतवाद का जनक किसे कहा गया है, 213। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब जो होगा इसका सही जवाब, तो एक प्रकार से जॉन जॉक रूसो का नाम सही रहेगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पे करेक्ट जवाब कि शिक्षा में प्रकृतवाद का जो जनक माने जाते हैं, यह ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 214 के बारे में, कि ज्ञान जीवन के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप ज़रा मुझे बताएं 214 का सही जवाब यथार्थवादियों के द्वारा जो है ज्ञान जीवन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया गया है यथार्थवादियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 215 के बारे में, सेनेले चार्ट से संबंधित। तो सेनेले चार्ट किससे संबंधित है, और मैं आपको बता दूं सेनेले चार्ट जो, हाँ, सेनेले चार्ट एक विद्वान का नाम ही है सेनेल है, ठीक है, उसका नाम ही है, अपने नाम पर ही ये इसने चार्ट इसको बनाया था, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर कोई है तो दृष्ट परीक्षण है, ये ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। RTE के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो RTE राइट टू एजुकेशन के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होगा। कुल कितने अध्याय के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो 216 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 7 अध्याय इसके बारे में चर्चा किया गया है RTE में 2009 में। आगे हम बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या लगभग कितनी बताई गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो 217 का सही जवाब 2.68 करोड़ जो है दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या बताई गई थी, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 218 के बारे में, 218 के बारे में, कि निम्नलिखित में से दर्शन की शाखाएं हमें बतानी है, और ये कौन कौन सी दर्शन की शाखाएं हैं, तो आपको बताना है। 218 का सही जवाब तत्व मीमांसा भी है, ज्ञान मीमांसा भी है, मूल्य और आचार मीमांसा भी है, इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 219 का मैंने आप लोगों से कई बार बोला भी है TLM के बारे में। TLM क्या होता है, जैसा कि आप सबको पता होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल जहाँ पे लिखा होगा वही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 219 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 220 के बारे में, तो यहाँ पे 220 में दिया गया है कान की परीक्षण कौन करता है, तो श्रवण विशेषज्ञ करता है कि भाषा विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, विषयक शिक्षक। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 220 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रवण विशेषज्ञ करता है कान का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 221 के बारे में, और 221 है सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है, तो क्या वे नैतिक होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, वे शक्तिशाली होते हैं, वे मौलिक चिंतन वाले होते हैं सृजनात्मक बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 221 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, वे मौलिक चिंतन करने वाले होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है सृजनात्मक बच्चे, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार से गुण था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 222 के बारे में, ठीक है। 222 हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि किसने कहा कि एक सीखने की अक्षमता एक तंत्रिका संबंधी विकार जो मस्तिष्क की जानकारी प्राप्त करने प्राप्त करने संसाधित करने, संग्रहित करने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को प्रभावित करती है, तो वो कौन है, ऐसा विद्वान का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 222 का सही जवाब जो होगा वो सैमुअल किर्कगार्ड का नाम होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिसने ये बात कहा है कि जानकारी प्राप्त करना, मस्तिष्क की जानकारी प्राप्त करना, संग्रहित करना, संसाधित करना, प्रतिक्रिया की क्षमता को प्रभावित करता है, ये एक प्रकार का तंत्रिका संबंधी विकार है। तो ये आपका सही डेफिनेशन बताता है सैमुअल किर्क, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 कहता है कि प्रयोजनवादी चिंतन का शुभ आरंभ कब और किसने किया है, तो इसका सही जवाब आपको अगर बताएं 223 का, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रयोजनवादी चिंतन का शुभारंभ कब और किसने किया है, ठीक है,
तो शुभारंभ किसने और कब किया है? तो ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं 15वीं शताब्दी में बेकन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 223 का बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकृतिवादियों का अंतिम सत्य क्या होता है? तो 224 का सही जवाब प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 के बारे में बात करते हैं, 225 के बारे में, कि यदि किसी बच्चे की एक आँख की रोशनी चली गई हो और एक कान खराब हो गया हो और बच्चा ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, बच्चा आसानी से स्कूल जा सके और पढ़ाई कर सके तो उसे क्या कहा जाता है? ये आप ज़रा मुझे बताएं। दिव्यांग कहेंगे, या आप उसे दिव्यांगजन कहेंगे, या उसे आप बधिरता बच्चा कहेंगे, या आप उसे असाधारण बच्चा कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 225 का सही जवाब दिव्यांगजन जो है लिखा हुआ, पर्सन विथ डिसेबिलिटी वाला, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे FACP के बारे में। शायद जब मैं आप लोगों को इसकी कभी कभी UGC वाले बच्चों से काफ़ी बार चर्चा किया हूँ, MDPS के बारे में, FACP के बारे में, उपनयन के बारे में। ये कुछ टूल्स हैं, तो ध्यान रखना है आप लोगों को भी। ये एक प्रकार से फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्राम है, और यहाँ जहाँ लिखा होगा फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग के बारे में, यही आपका ऑप्शन फिर सही हो जाएगा। तो 226 का ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227 के बारे में बात करें जी, बताएं। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ना, ये क्या होता है सर? प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं, FACP बेसिकली क्या होता है? ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, ID वाले बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है FACP के माध्यम से। तो इसमें जो है एक प्रकार से मनोरंजनात्मक क्षेत्र दिया होता है। तो इसमें जो है 3R, मतलब 3R की बात होती है, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक के बारे में बात होती है। 3R के बारे में बताया जाता है, और उसमें हम असेसमेंट करते हैं बच्चे का। बच्चे को नाम लिखना आता है, अगर लिखने आता है तो ओके कर देंगे। बच्चा अपने पिता का नाम पहचान लेता है तो ओके कर देते हैं, अगर नहीं करता है तो वो उसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो वो एक FACP है, और ये FACP के माध्यम से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। तो ये है FACP, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये चेकलिस्ट है एक प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 227 के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 227 आपके सामने है। 227 आपके सामने है कि दर्शन की कौन सी शाखा मूल्य की प्रकृति से संबंधित है? तो आपके सामने है ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, उपर्युक्त सभी। तो 227 का जो सही जवाब हो जाएगा, मूल्य मीमांसा जो है दर्शन की शाखा मूल्य की प्रकृति से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 28 हमारे सामने है। 28 के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दर्शन क्या है आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, फिलॉसफी क्या होती है। तो क्वेश्चन में अगर हम 28 की बात करते हैं, तो मनुष्य के चिंतन का उत्तम सीमा भी है, किसी भी क्षेत्र में अंतिम स्वरूप को जानना भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 28 का, हाँ, सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा दर्शन को लेकर। आगे अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को कल मैंने बताया भी था, UNCRPD अध्याय 5 किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, UNCRPD के बारे में जो 2006 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 229 का सही जवाब यहाँ पे अध्याय 5 की बात होती है। तो समानता और अविभेदीकरण के बारे में बात की गई है, UNCRPD। ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 230 के बारे में, जहाँ पे चर्चा हो रही है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की असामाजिक आपराधिक गतिविधियों को संदर्भित करता है। तो वो ऑप्शन है आपके सामने कि किशोर अपराधी, दूसरा है अनैतिक आचरण, तीसरा है आपका दोनों, किशोर और अनैतिक दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 230 का जो सही जवाब हो जाएगा, किशोर अपराधी और अनैतिक अपराधी दोनों के दोनों पाए जाते हैं, इसलिए 230 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं 231 का सही जवाब क्या होना चाहिए कि दैनिक जीवन की बुनियादी गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट करिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 231 वाला, ठीक है। दैनिक जीवन की बुनियादी, तो 231 का सही जवाब यहाँ पे जो शामिल नहीं किया गया है, लेखन को नहीं किया गया है, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं 232 के बारे में। श्रवण यंत्र पहना जाता है कहाँ? कानों में कि अच्छे कान में, खराब कान में, कि इनमें से कोई नहीं। श्रवण यंत्र पहना जाता है कहाँ? 232 का सही जवाब ऑप्शन नंबर अच्छे कानों में, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। श्रवण यंत्र क्वेश्चन नंबर 232 का ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 233 के बारे में, कि कह रहा है आपके सामने कि वह व्यक्ति जो जन्म से श्रवण बाधित, वह व्यक्ति जो जन्म से श्रवण बाधित नहीं, लेकिन भाषा और वाणी के विकास से पहले सुनने की क्षमता खो देता है, ये संबंधित है किससे? जरा मुझे बताएं। जन्म से बधिर, या पूर्ण भाषी बधिर, या पश्च भाषी बधिर, या इनमें से कोई नहीं। तो यह 233 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बी वाला पूर्व भाषी बधिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 234 के बारे में, और हमारे सामने ये रहा AVT के बारे में बात करते हैं। ये भी एक प्रकार का अगर हम बात करें तो जो है AVT एक फुल फॉर्म है, ठीक है। AVT एक प्रकार का फुल फॉर्म है, ये एक प्रकार की थेरेपी है, ये एक प्रकार की थेरेपी है, और इसको हम बोलते हैं जो है ऑडिटरी वर्बल थेरेपी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 234 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी वाला सही माना जाएगा, ठीक है। वर्बल थेरेपी है, ठीक है। स्पीच के बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, स्पीच वाले बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। कार्य विश्लेषण संबंधी टास्क एनालिसिस मैं आप लोगों से कई बार शब्दों में बोल भी देता हूँ, टास्क एनालिसिस। तो कार्य विश्लेषण से संबंधित कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 235 का सही जवाब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको बता दूं मैं, विषय वस्तु को टुकड़ों में बांट कर सिखाना यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात करते हैं 236 के बारे में। क्वेश्चन नंबर कि जब प्रकाश का कोई बोध नहीं होता है, प्रकाश का कोई प्रक्षेपण नहीं होता है, तो वह एक प्रकार का है। तो पूर्व दृष्टिहीनता, अल्प दृष्टिहीनता, तिरछी आंखें, उपर्युक्त सभी। यहाँ पे सही जवाब 236 का ऑप्शन नंबर ए पूर्व दृष्टिहीनता ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका, ठीक है। डिसलेक्सिया के बारे में बात करते हैं, तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। सबसे पहला परीक्षण किस जो है कहाँ विकसित हुआ था डिसलेक्सिया? तो इसका सही जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। 237 का ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में यह सबसे पहले परीक्षण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 238 के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपके सामने है कि RTE एक्ट है, ये एक प्रकार से 2009 में, जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की उम्र क्या बताई गई है? 6 से 14, या 6 से 20, 6 से 18, 6 से 16। यहाँ पे 238 का सही जवाब 6 से 18 वर्ष बताई गई है। सतेंद्र जी ने सही बताया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए लगा के चले आते हैं, जो कि ए गलत है। कल भी मैंने आप लोगों से इसके बारे में बताया था। आगे हम बात करते हैं 239 क्वेश्चन नंबर पर, और ये कहता है क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? ये संबंधित किससे है? शिक्षा से, विद्यार्थी से, पाठ्यक्रम से है, इसकी शिक्षक से। तो 239 का सही जवाब पाठ्यक्रम है। क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपका कैरिकुलम है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं डिसलेक्सिया से संबंधित। डिसलेक्सिया 240 नंबर का क्वेश्चन है। गणितीय संबंधी है कि अंता क्रिया संबंधी है, लेखन समस्या है। क्वेश्चन नंबर 240 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डिसलेक्सिया इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये पढ़ने से संबंधित है, जो सबसे पहले अमेरिका में लाया गया था, ठीक है। तो इस ऑप्शन में जो होगा डी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 241 लेते हैं, और 241 है IEDSS योजना के बारे में बात करेंगे। यह योजना प्रारंभ कब हुई है? तो IEDSS स्कीम है ये, और इस योजना के बारे में अगर हम बात करें 241 का, तो 2009 करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रकृति और लौटो की नारा, ध्यान से सुनिएगा, वेदों की ओर लौटो नहीं, ये नारा नहीं है। नारा है आपके सामने प्रकृति की ओर लौटो का नारा है। किसने दिया है? रूसो ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। क्वेश्चन नंबर 242 का सही जवाब रूसो इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। समावेश
समावेशन शुरू होता है, समावेशन शुरू होता है, तो ज़रा मुझे बताएं मॉन्टेसरी स्तर पर कि प्राथमिक स्तर पर, द्वितीयक स्तर पर कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, ज़रा मुझे बताएं। इसका सही जवाब 243 का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? तो 243 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉन्टेसरी पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। 245 नंबर का सवाल है, दो या दो से अधिक अक्षमता की स्थिति से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुविकलांगता। हाँ, सी, 245 सी, का बहुत सही अच्छा। जवाब जो हो जाएगा, यहाँ पर दो या दो से अधिक के बारे में बात होती है, तो अक्षमता या बहुविकलांगता, यहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटी, अधिक अक्षमता की बात हो रही है, ठीक है। दिव्यांगता के बारे में बात नहीं होगी। दो या दो से अधिक दिव्यांगता अगर होता तो बहुविकलांगता होता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा सत्येंद्र जी, ठीक है। दो या दो से अधिक अक्षमता की बात की गई है, ठीक है, तो वो एक प्रकार की अक्षमता कहलाती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 244 है, 244 का सही जवाब नहीं, अक्षमता नहीं होगा, यहाँ पे बहुविकलांगता ही होगा, ठीक है। दो या दो से अधिक अक्षमता की, हाँ, स्थिति में बहुविकलांगता ही होगा। ऑप्शन नंबर सर, सी दो वाला, होती तो हाँ ओनली हाँ दो या दो से अधिक हाँ बोल रहा है ना सर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। 244 का सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। 245 नंबर है, विशेष शिक्षा से संबंधित कौन सा है? तो विशेष शिक्षा से संबंधित 245 नंबर का सवाल भारतीय पुनर्वास परिषद इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। 245 का बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आरसीआई विशेष शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं 246 में, अनुवांशिक रोगों का वह समूह जिसके कारण धीरे धीरे कमजोरी आती और मांसपेशियां का ह्रास हो जाता है। तो 246 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांसपेशी दुर्व्यवहार। जैसा कि आप लोगों ने कल बताया था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में, जहां पे अनुवांशिक रोगों का समूह होता है, धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती हैं, जिसके कारण मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं या ह्रास होती हैं, तो वह एक मांसपेशी दुर्विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247 है, हीमोफीलिया किसके कारण होता है? 247 है हमारे सामने, तो अनुवांशिक उत्परिवर्तन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिक उत्परिवर्तन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 247 का ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। हम बात करते हैं 248 के बारे में। हमारे सामने है कि बच्चों में एमडी का मतलब होता है एक प्रकार से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का डैश सबसे आम रूप है जो केवल पुरुष बच्चों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब 248 का कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, डचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, इतने सारे टाइप होते हैं, 3 टाइप हैं यहाँ पे, तीनों के तीनों टाइप होते हैं। जो केवल पुरुष बच्चों से प्रभावित करता है वो डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 249 क्वेश्चन करते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डैश है या एक डैश नहीं है? तो जरा मुझे बताएं यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होना चाहिए? 249 का सही जवाब अनुवांशिक विकार और बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और फिर एक नहीं है बीमारी और अनुवांशिक विकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं, तो ऑप्शन में बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी, 249 का ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए आज 250 तक, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मेंटल इलनेस के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, कौन सा जो है मेंटल इलनेस के अंतर्गत नहीं आता है? 250 का सही जवाब आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट मान लिया जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चिंता चिंता चिंता, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मेंटल नहीं आता ओके, है। हीमोफीलिया ये हीमोफीलिया हो सकता है सर, ये ओके, तो 250 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। 250 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ठीक है। मेंटल इलनेस नहीं है, नहीं आता है ना, बाकी तो बाकी मेंटल इलनेस है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हीमोफीलिया भी सर मेंटल इलनेस है? सर मेंटल मेंटल इलनेस कैसे हीमोफीलिया? मेंटल इलनेस के अंतर्गत नहीं आता है। हीमोफीलिया भी हो सकता है, हीमोफीलिया से भी जो है ब्लड की कमी वगैरह से संबंधित है, तो जिससे क्या होता है कि बीमारी हो सकती है। लेकिन अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो होता है ना, वो एक प्रकार से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा हाइपर होते हैं ये, ठीक है। ये बेसिकली मेंटल इलनेस के अंतर्गत नहीं आता। चिंता भी हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। नहीं आता है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, यही होगा आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।